हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर जो एनईपी के अंडर में कोर्स चल रहा है वो हमने स्टार्ट किया है, जिसकी आज हम बुक लेकर चल रहे हैं एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसके हम आज यूनिट नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उन्हें हम फिलहाल स्किप कर देते हैं, उन्हें बाद में कर लेंगे, क्योंकि आपकी कमेंट्स आ रही थी कि आपसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो फिर भी आप कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, लेट v इक्वल्स टू दिस v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 एंड लेट e इक्वल्स टू दिस शो दैट ve इज अ रूटेड ट्री, आइडेंटिफाई द रूट ऑफ दिस ट्री। तो स्टूडेंट्स, आपको ये कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, आप बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गए होंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ग्राफ थ्योरी का कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक क्या होता है ग्राफ थ्योरी का। ग्राफ कुछ भी एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसे हम एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख सकते हैं v, e। ठीक है, जहाँ पर हमारे जो v होते हैं वो होते हैं हमारे वर्टिसेस। ठीक है, v होते हैं हमारे पास वर्टिसेस और e होती है हमारी एजेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हम क्या करते हैं कि हम जो वर्टिसेस होते हैं उन्हें या तो एक पॉइंट से या फिर एक इस तरह से सर्कल बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एजेस क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 वर्टिसेस हैं, एक वर्टिस ये ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये डॉट ही मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको इस तरह से भी मिल सकता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर 2 वर्टिसेस हैं तो इन वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे हम एज बोलते हैं। ठीक है, अभी जो एज है 2 तरह की होती है, एक अनडायरेक्टेड और एक होती है डायरेक्टेड। ठीक है, एक होते हैं डायरेक्टेड, एक होते हैं अनडायरेक्टेड। अनडायरेक्टेड में क्या है कि हमारे पास एजिस का नाम है, फॉर एग्जांपल ये v1 है, ये v2 है। ठीक है, सॉरी, वर्टिसेस का नाम है, इस वर्टिस का नाम है v1, इस वर्टिस का नाम है v2। ठीक है, तो अब ये वाली जो एज है ये हमारे पास अनडायरेक्टेड एज है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वाली जो एज है v1 से v2 जा रही है, v2 से v1 जा रही है, हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रखी है। अब बाई चांस अगर हम यहाँ पे इस तरह से एक एरो लगा दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो एज है v1 से v2 पर जा रही है, तो ये हमारी हो गई अब डायरेक्टेड एज। ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ थ्योरी को v, e से, जहाँ पे v हमारे सेट ऑफ वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस हमारे पास कितने भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम ग्राफ बना लेते हैं इस टाइप से, यहाँ पे जितने भी वर्टिसेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये वर्टिसेस है, ये वर्टिस है, ये वर्टिस है, ये वर्टिसेस है। ठीक है, इनके नाम रख दें v1 v2 v3 v4 v5, इनके नाम रख देते हैं। तो हमारे पास सेट ऑफ वर्टिसेस क्या हो जाएगा, दैट इज v क्या हो जाएगा, हमारे पास सारे जो सेट है, सारे जो वर्टिसेस है उनका अगर हम सेट बना दें v2 v3 v4 v5, ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे हमारे पास सेट ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, v के अंदर। और e क्या होगा, इन एजेस का नाम रख देते हैं हम e1 e2 e3 e4 e5। तो हमारे पास सेट ऑफ e में क्या जाएंगे, सारे बिल्कुल सेम बनेगा, बस e1 e2 डॉट 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 e5 तक हमारे पास सारी ये v e हो जाएंगे, मतलब e हमारे पास सेट ऑफ एजेस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ग्राफ थ्योरी में v और e को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता चल गया होगा क्या होता है, और आपको डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी पता चल गया होगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिखेंगे, v1 v2 का एक पेयर बना के लिखेंगे। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि जो हमारे पास इसका एज है e1 जो है हमारे पास वो v1 से v2 पर जा रही है, इस तरह से डायरेक्टेड है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जो ये इसका नाम हम e1 रख देते हैं, तो v2 के लिए जो e1 है वो इनकमिंग है, क्योंकि v2 के पास आ रही है, तो v2 के लिए e1 एज हमारे पास इनकमिंग वेक्टर है, और v1 के लिए e1 एज आउटगोइंग वेक्टर है, क्योंकि इसके पास से जा रही है। ठीक है, इन चीज का ध्यान रखिएगा, इसके बेसिस पे हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन में हमारे पास सेट दे रखा है v का, जिसमें सारे वर्टिसेस हैं v1 से लेकर 8 तक, मतलब 8 वर्टिसेस का हमारे पास ग्राफ बनेगा। और एजेस में क्या है, एजेस में हमारे पास सेट दे रखे हैं v2 v1। अब देखो, हमने रिप्रेजेंट किया था कैसे, एक मिनट, हमने रिप्रेजेंट किया था e1 इक्वल्स टू v1 v2, और एजेस के अंदर जो हमने सेट बनाया था उसके अंदर e1 e2 e3 लिखा था। अब हम इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, e इक्वल्स टू, हम इसके अंदर सेट बना के रख दें, e1 की जगह पर हम रख दें v1 v2, e2 की जगह पर रख दें e2 कौन सा होगा, v1 v5 लिख दें, v1 v5। तो हम इनको इस तरह से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एजेस को e1 से ना रिप्रेजेंट करके 2 वर्टिसेस के पेयर बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें इस तरह से एजेस के जो सेट दे रखा है वो 2 वर्टिसेस का पेयर बनाकर दे रखा है। ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे e इक्वल्स टू e1 e2 होना चाहिए था, वो क्यों नहीं है। ठीक है, 2 वर्टिसेस के पेयर बना के हमें एज डिफाइन करके दे रखी है, हमारे पास सारी एजेस है। अब हमें क्या शो करना है, शो दैट v इज अ रूटेड ट्री, आइडेंटिफाई द रूट ऑफ दिस ट्री। अब देखो, जो हमारे पास ग्राफ होता है वो कई सारे टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे कैसे हमारे पास हो सकता है, कोई साइक्लिक ग्राफ हो, इस तरह से पूरे जो वर्टिसेस है वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, और इसे कहते हैं हम साइक्लिक ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे हम v1 v2 इनको नेमिंग कर सकते हैं, v1 v2 v3 v4।
ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया हमारे पास साइक्लिक ग्राफ। दूसरा क्या ग्राफ होता है, हमारे पास एक ट्री ग्राफ होता है। ट्री ग्राफ उसमें क्या होता है, ट्री की शेप में होता है। एक हमारे पास रूट होती है, रूट मतलब जहाँ से हमारा जो ग्राफ है वो स्टार्ट हो रहा है, उससे हमारे कुछ और एक्सटेंशंस निकलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक वर्टेक्स बन गए, अब इनसे और एक्सटेंशंस निकल सकते हैं जितने भी निकालने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये एक ट्री की फॉर्म में आ रहा है ना, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से हमेशा 2 ही निकलेंगे, हो सकता है यहाँ पे 3 निकल जाए, इधर कुछ नहीं निकले, इधर 1 ही रह जाए, या 2 निकल जाए, इधर कुछ नहीं निकले, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। मतलब ये होता है, इसे कहते हैं या तो ट्री बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं इसे, असाइक्लिक, क्योंकि इसमें कोई भी साइकिल नहीं बन रही होती है, ठीक है। तो मेनली 2 टाइप के होते हैं, साइक्लिक और असाइक्लिक, ठीक है। अब ट्री के लिए एक चीज और कंडीशन है, अगर ग्राफ हमारा ट्री होगा तो जितने वर्टिसेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास सॉरी ये जो एंडिंग के नोड्स होते हैं ना, इनको भी हम वर्टिसेस में ही काउंट करते हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने वर्टिस हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास जो टोटल वर्टिसेस होते हैं उसमें से अगर हम किसे माइनस कर दें, 1 को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस आ जाती है। नंबर ऑफ एजेस मतलब ट्री के अंदर जितनी नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी, जितने वर्टिसेस हैं उसमें से एक कम हमारे पास नंबर ऑफ एजेस होंगी। देखो काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कितने वर्टिसेस आए थे, हमारे पास 12 आए थे। अब एजेस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 11 है ना एजेस, और वर्टिसेस थे हमारे 12। तो हमेशा ट्री के कंडीशन में एज हमेशा एक कम होती है वर्टेक्स से, ठीक है। इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलो हम अपने क्वेश्चन पर अब कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे देखना है, शो दैट वी इज अ रूटेड ट्री। अब हमें यहाँ पे रूटेड ट्री बनाना है, मतलब हमें शो करना है कि जो हमारे पास ये सेट बन रहा है वी कॉमा ई, एक रूटेड ट्री का सेट है। आइडेंटिफाई द रूट ऑफ दिस ट्री, ठीक है। अब हमें इसके रूट को आइडेंटिफाई करना है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ई दे रखा है V2 V1 V2 V3। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो पहली एज आ रही है वो V2 से निकल रही है और V1 पर जा रही है। मतलब V1 के लिए ये वाली जो एज है ये इनकमिंग हो गई, ठीक है। तो हमने यहीं पे लिखा है क्या, वी नोट दैट इनकमिंग डिग्री ऑफ V1। अब डिग्री क्या होती है, एक मिनट डिग्री और बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी से देख लेते हैं इसमें डिग्री क्या होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम इस तरह से एरो बना दें, एक एरो यहाँ पे बना दें, ठीक है। तो V1 के लिए आउटगोइंग डिग्री है, यहाँ पे तो कोई वेक्टर आ तो रहा नहीं है, तो आउटगोइंग डिग्री कितनी हो जाएगी V1 की, आउटगोइंग डिग्री ऑफ V1 इक्वल्स टू कितनी होगी, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो हमारे पास 2 वेक्टर आ रहे हैं, तो आउटगोइंग डिग्री हो गई 2। मतलब जितने भी वेक्टर्स जा रहे हैं वो हो गई आउटगोइंग डिग्री, और जितने भी वेक्टर्स उसके पास आ रहे होंगे वो होंगी इनकमिंग डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें V4 के लिए, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं यहाँ से हमारा एक वेक्टर जा रहा है, तो V4 की आउटगोइंग डिग्री कितनी है 1 और इनकमिंग डिग्री कितनी है 1, ठीक है। एक आ रहा है और एक जा रहा है। ऐसे ही अगर हम V3 के लिए देखें तो यहाँ पे भी अगर हम इस तरह से एरो लगा दें तो V3 के लिए 2 इनकमिंग डिग्री हो गई और आउटगोइंग डिग्री कितनी हो गई 0, ठीक है। अब आपको आउटगोइंग और इनकमिंग डिग्रीज भी पता चल गई होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप देखते हैं तो क्या दे रखा है, देखो हमने सबसे पहले लिखा है इनकमिंग डिग्री फॉर V1, ठीक है। V1 के लिए इनकमिंग डिग्री कौन सी, अब देखो V1 के लिए है, मतलब हमारा जो वेक्टर है यहाँ पे V2 से V1 पर जा रहा है, मतलब V1 के लिए ये वाली जो एज है वो V1 के लिए इनकमिंग डिग्री है, तो एक तो हमारे पास यहाँ पे बन रही है। अब सेकंड वाले पेयर में V1 कहाँ पर आ रहा है ये देखें, यहाँ पे V3 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V5 है, यहाँ पे V6 है, यहाँ पे V7 है, यहाँ पे V8 है। मतलब V1 के पास बस एक ही एज पहुंच रही है, तो इनकमिंग डिग्री V1 की कितनी हो गई 1, ठीक है। अब V2 के लिए देखते हैं, सेकंड जो हमें पेयर है उसमें सेकंड प्लेस पर V2 कितनी जगह पर है, देखो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, एक तो यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो हमारे पास बस एक हो गई इनकमिंग डिग्री V2 के लिए। उसके बाद हम V3 देखते हैं, देखो V3 के लिए भी 1 ही दे रखी है, हम सेकंड प्लेस देखेंगे, बस V3 पर एक यहाँ पर है और कहीं पर हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इनकमिंग डिग्री V3 की हो गई 1। अब V4 के लिए देखते हैं, सेकंड प्लेस पर V4 है, V1 है, इधर V3 है, V2 है, V5 है, V6 है, V7 है, V8 है। V4 के लिए कहीं पे भी इनकमिंग डिग्री नहीं आ रही है, तो वो 0 हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमने सबके लिए इनकी इनकमिंग डिग्रीज लिख लिया। अब जब इनकमिंग डिग्रीज हो चुकी है उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, सिंस इनकमिंग डिग्री ऑफ द वर्टेक्स V4 इज 0, V4 की जो इनकमिंग डिग्री है वो 0 है। इसका मतलब क्या है कि V4 हमारा रूट है, क्योंकि V4 जो हमारा सबसे ऊपर रहने वाला है, इससे सारी डिग्रीज निकलेंगी, ठीक है। इसके पास कोई भी आ नहीं रही है, तो ये हमारा हो जाएगा रूट। रूट कौन सा होता है, जो सबसे ऊपर होता है, जहां से हमारी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, अब आउटगोइंग डिग्री चेक करेंगे सभी की, ठीक है। अब आउटगोइंग डिग्री के लिए क्या करेंगे, हम आउटगोइंग डिग्री के लिए फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे। अब V2 कितनी जगह पर आ रहा है, एक देखो, एक तो यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, और देखो और कहीं नहीं आ रहा। तो आउटगोइंग डिग्री कितनी हो गई V2 की 2, ठीक है। आउटगोइंग डिग्री फॉर V2, यहाँ पे तो V1 की और उनकी लिखी हुई है, देखो आउटगोइंग डिग्री ऑफ V2 इक्वल्स टू 2 हो गई, ठीक है। बाकी सबकी भी चेक कर लेते हैं। देखो V1 के लिए क्या आ रही है, देखो V1 है क्या कहीं पे फर्स्ट प्लेस पे, नहीं है, तो हमारे पास 0 हो गई। इस तरह से हमने सभी की आउटगोइंग डिग्री चेक कर ली है, ठीक है। अब देखो जिनकी 0 आ रही है आउटगोइंग डिग्री, इसका मतलब क्या है कि वो जो हमारे पास ट्री है उसके सबसे एंड वाले पॉइंट पर है। ऐसा क्यों है, हम अपने एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे हम अपना नेमिंग कर देते हैं, V1 V2, ये V3, इसे V4 V5
V6, V7, V8, V9, V10, V11 हो गया। ठीक है, अब देखो हम पहले V1 के लिए देखें। V1 के पास कोई भी इनकमिंग डिग्री है नहीं है, कोई वेक्टर नहीं आ रहा उसके पास, तो V1 की हो गई हमारे पास जीरो इनकमिंग डिग्री, मतलब V1 हमारा रूट है। ठीक है, इस तरह से हमने पता करा कि इनकमिंग डिग्री V4 की 0 है, तो V4 हमारा रूट हो गया। यहाँ से हमारा जो ट्री है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब इन सब वेक्टर्स की डिग्री हमारे पास 0 आ रही है। 0 कौन से वेक्टर्स की आ रही है? आउटगोइंग डिग्री हमारे पास 0 आ रही है। आउटगोइंग डिग्री किसकी 0 है? देखो इसकी 0 है, यहाँ से हमारे पास कोई भी वेक्टर नहीं जा रहा, आउट नहीं जा रहा। V8 हमारे पास कोई बाहर नहीं जा रहा, V8 से, इससे भी कोई बाहर नहीं जा रहा, इससे भी कोई बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये सारी जो डिग्री, इनकी सबकी जो आउटगोइंग डिग्री है वो हमारे पास 0 आ जाती है। ठीक है, अब 0 आ गई तो इसका मतलब क्या है? ये हमारी लीव्स फॉर्म करेंगे। देखो ट्रीज की ये लीव्स ही तो है, ये हमारा ट्री कंटिन्यू होता आ रहा है और जहाँ पे ये एंड हो गया वहाँ पे लीव्स होती है। जब भी आप ट्री देखते हो देखो इस तरह से कुछ टहनी वगैरह सी होती है और एंड में हमारे पास लीव्स आ जाती हैं। तो जो जहाँ पे हमारे पास आउटगोइंग डिग्री 0 हो जाती है उन्हें हम लीव्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है ट्री उसे क्या बोलते हैं? रूट। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना कभी रूट नीचे वाला लगाते हो क्योंकि रूट नीचे होती है, नहीं। ट्री के केस में जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो ट्री हमारा सबसे जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा होता है ट्री वो हमारा रूट होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, देखो हमारे पास यहाँ पे लीव्स आ गए, देयरफॉर V1, V2, V7, V8 आर लीव्स। ऑल्सो हम क्या देख रहे हैं? एक मिनट। ऑल्सो इन सब की हमने आउटगोइंग डिग्री निकाली तो 2, 3, 1, 1 आ गई। ठीक है, इन सब के लिए हम आउटगोइंग डिग्री निकाल सकते हैं किससे? विद द हेल्प ऑफ दिस सेट इक्वल्स टू, ये इन सब सेट से हमने सबकी आउटगोइंग डिग्री और इनकमिंग डिग्रीज निकाली। ठीक है, उसके बाद अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो हमने यहाँ पे देख लिया था कि V4 जो है हमारा रूट फॉर्म करेगा क्योंकि उसकी इनकमिंग डिग्री 0 है, तो सबसे पहले हमने V4 लिख दिया है। ठीक है, V4 लिख दिया। और देखो एक चीज और देखना, यहाँ पे हमारे पास सबकी जो डिग्री है 0 है, मतलब ये सबसे एंड में आने वाले हैं। ये वेक्टर्स इस बीच में कहीं पे भी यूज नहीं होंगे। जिनकी इनकमिंग वेक्टर 0 आ रहा है, आउटगोइंग वेक्टर डिग्री 0 आ रही है, वो हमेशा लीव्स फॉर्म करेंगे, बिल्कुल एंड में आएंगे ट्री के। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं? अब हमारे पास V4 हो गया रूट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें? देखो इनकी हमारे पास आउटगोइंग डिग्री है, मतलब ये हमारे बीच में लाई करेंगे क्योंकि इनके पास इनकमिंग डिग्री भी है और आउटगोइंग डिग्री भी है। देखो इसके पास क्या है? ये V2 को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। हम इधर उधर कहीं पे भी लिख सकते हैं। V2, V3, V5, V6 है। ठीक है, हम अब देखो V4 की हमारे पास आउटगोइंग इनकमिंग डिग्री तो हमारे पास 0 थी। ठीक है, V4 की हमारे पास इनकमिंग डिग्री 0 थी तो हमारा रूट बन गया। अब V4 की इनकमिंग डिग्री, वो आउटगोइंग डिग्री देखते हैं। V4 की आउटगोइंग डिग्री हमारे पास 3 है, तो मतलब V4 से हमारे पास 3 रूट्स निकलेंगी। ठीक है, 3 रूट्स निकल गई। अब हम V4 का हमारे पास काम खत्म हो गया। उसके बाद 3 रूट्स निकले तो इन तीनों में ही आएगी, तो V2, V5, V6 हमने नेमिंग कर दी। V2, V5, V6 इधर उधर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे V5 की आउटगोइंग डिग्री कितनी है। V5 की आउटगोइंग डिग्री 1 है, तो बस इससे एक ही लेंथ निकलेगी। ठीक है, एक ही वेक्टर निकला। उसके बाद देखते हैं V2 की आउटगोइंग डिग्री कितनी है? 2, तो इससे 2 वेक्टर्स निकल गए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं V6 की आउटगोइंग डिग्री कितनी है? 1, तो इधर से 1 निकल गया। ठीक है, और सबके नेमिंग दे दो, किसी का भी किधर भी दे सकते हैं। V1, V2, V3 किसी को भी कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, we thus have a connected acyclic graph and so VE is a rooted tree with root T4। तो हमारे पास यहाँ पे एक कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ हो गया। कनेक्टेड क्यों? क्योंकि सारे वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड। देखो V1 और V8 भी आपस में कनेक्टेड, देखो इस तरह से। ठीक है, और ये असाइक्लिक, मतलब यहाँ पे कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है। सो VE is a rooted tree with root V4। VE हमारे पास एक रूटेड ट्री हो गया जिसके जो रूट है वो V4 है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखना, मैंने बोल तो दिया कि यहाँ पे हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो बीच वाला तो हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे V1 और V3 V2 के पास ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? V1 और V3 को आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन रहेंगे V2 से कनेक्टेड। क्यों? क्योंकि V2 हमारा किससे कनेक्ट हो रहा है? यहाँ पे देखो V2 हमारा V1 और V3 से कनेक्ट हो रहा है, तो V2 से निकलने वाली जो डिग्री वेक्टर्स होंगे वो V1 और V3 होंगे। इसे हमें थोड़ा सा इसलिए ध्यान से करना पड़ेगा। V2 से निकलने वाले V1 और V3 होंगे। ठीक है, इस तरह से हमें चेक करना होगा। ऐसे V5 से निकलने वाले हमारे पास V8 होगा। V5 से हमारे पास कौन सा आ रहा है? V5 से देखो V5 से आउटगोइंग वेक्टर कौन सा है? V8 है। ठीक है, तो हमने V5 से निकाला है, हमने V8 को, V6 से निकाला है V7 को। ठीक है, इस तरह से हमारे जो ग्राफ है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है हमने किस तरह से बनाया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको लिखकर एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एक्सटेंशन कोर्स ईच हैविंग 4 आउटलेट्स। ठीक है, अब हमें एक्सटेंशन कोर्स बनाने हैं और सबके 4 आउटलेट है, मतलब हम जहां से भी स्टार्ट करेंगे जो हमारा रूट होगा सबसे 4 आउटलेट्स निकलेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड टू कनेक्ट 22 बल्ब्स टू सिंगल इलेक्ट्रिक आउटलेट। और हमें क्या जरूरत है कि उस सबसे जो निकलने वाले हैं, मतलब जो भी मेन तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आउटलेट होगा और टोटल नंबर ऑफ जो बाहर के आउटलेट होंगे वो हमारे पास 22 होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या कि n-1 i इक्वल्स टू p-1। ठीक है, जहाँ पे i हमारे पास इंटरनल वर्टिसेस होते हैं, मतलब अंदर कौन से वर्टिसेस रहने वाले हैं। देखो जिस तरह से ये थे ना अंदर,
इसके पास इनकमिंग वेक्टर भी था और आउटगोइंग वेक्टर भी था, उन्हें कहते हैं इंटरनल वेक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आई होता है। ये n-1 हमारे पास कौन से होंगे, ये हमारे पास नंबर ऑफ वो है जितने हमारे पास कोड्स निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 आउटलेट्स हो रहे हैं ना हर एक के, ठीक है, तो हमारे पास n इक्वल्स यहाँ पे 4 हो जाता है। p-1 p कितना है, जितने हमारे पास टोटल बल्ब्स चाहिए, जैसे यहाँ पे 22 है तो 22 - 1 हो गया। इसे सॉल्व करा तो हमारे पास i इक्वल्स टू 7 आ गया, मतलब इंटरनल वर्टिसेस कितने होने वाले हैं, 7 होने वाले हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया ना फॉर्मूला तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आया ना तो आप बिना फॉर्मूले के भी बहुत आराम से अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, देखो हमें 4 आउटलेट्स चाहिए हर एक के लिए और 22 बल्ब्स चाहिए, 22 बल्ब्स चाहिए हर एक, मतलब आउटलेट में 22 बल्ब्स चाहिए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले सबसे ऊपर एक बल्ब बना दिया, ठीक है, एक वर्टेक्स बना दिया। अब हर वर्टेक्स से 4 आउटलेट्स होने चाहिए, तो इसके 4 आउटलेट्स बना दिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 आउटलेट्स बना दिए। अब इस वाले से हमने 4 आउटलेट्स और निकाल दिए, इस वाले से हमने 4 आउटलेट्स और निकाल दिए, इस वाले से भी 4 आउटलेट्स निकाल दिए, इस वाले से भी 4 आउटलेट्स निकाल दिए। अब हमारे पास टोटल कितने आउटलेट्स हो गए, 4 4 8 4 12 4 16। अभी हमें कितने और चाहिए, हमें 22 चाहिए और 6 रह गए, ठीक है, 6 रह गए। तो क्या कर रहे हैं कि हमने एक में से किसी भी एक में से हम 4 आउटलेट्स और निकाल देते हैं, ठीक है। एक इस वाले में से निकाल दिए, एक इस वाले में से निकाल दिए। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप किसी में से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको इस वाले आउटलेट में से निकाल लेते हैं, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, इसमें से इसमें से इसमें से किसी से भी निकाल सकते हैं, 2 और निकलेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और बाकी आप बिना किसी फॉर्मूले के भी ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स फिर से थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया है, इसे हम बाद में कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड ऑल स्पेनिंग ट्रीज ऑफ K4। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है स्पेनिंग ट्रीज क्या होते हैं। स्पेनिंग ट्रीज आपको पता चल गया, असाइक्लिक ग्रुप, असाइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ होने चाहिए, ठीक है। असाइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ, असाइक्लिक मतलब साइक्लिक नहीं होना चाहिए और सारे वर्टिसेस आपस में कनेक्ट हो, ठीक है। अब स्पेनिंग ट्री क्या है, स्पेनिंग ट्री में हमारे पास एक ऐसा ट्री बनाए जिसमें हमारे सारे वर्टिसेस हो लेकिन साइक्लिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक तो ट्री आ गया मतलब साइक्लिक नहीं होना चाहिए, स्पेनिंग मतलब सारे वर्टिसेस उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, मतलब इसमें से हम एजेस तो हटा सकते हैं बट वर्टिसेस नहीं हटा सकते, वो हमारे पास आएगा स्पेनिंग ट्री, ठीक है। अब स्पेनिंग ट्री निकालना है हमारे पास K4 का, तो हमारे पास एक केलीज फॉर्मूला होता है, देखो ऊपर ही लिख रहा है। केलीज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्रीज ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ Kn। हमारे पास कोई कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ और देख लीजिए कंप्लीट ग्राफ कौन सा होता है, जैसे हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं तो हमारा हर एक वर्टिस हर एक अदर वर्टिसेस से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे V1 को देखें, V1 हमारा V2 से कनेक्ट है, V1 हमारा V3 से कनेक्ट है, V1 हमारा V4 से कनेक्ट है, ठीक है। V2 देखें, V2 हमारे इससे कनेक्ट है, V2 इससे भी कनेक्ट है, V2 इससे भी कनेक्ट है। इस तरह से हमारे चारों वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड है, तो ये हमारा कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है। अगर हम किसी कंप्लीट ग्राफ के स्पेनिंग नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्रीज काउंट करेंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम उस कंप्लीट ग्राफ को Kn से प्रेजेंट कर रहे हैं, n क्या है इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस है, ठीक है। तो वो क्या होगा, इस n टू द पावर n-2, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि 4 है तो कितने हो जाएंगे उसके नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्रीज, 4 की पावर 4-2, दैट इज 4 की पावर 2 इक्वल्स टू 16 हमारे पास डिफरेंट स्पेनिंग ट्रीज आएंगे, ठीक है। अब वो 16 हमारे पास स्पेनिंग ट्रीज आएंगे, इसके लिए हम क्या करें, देखो हम पीछे चलते हैं। ये हमारे पास हमने बना के देख लिया K4 का स्पेनिंग ट्री क्या होगा। K4 के लिए हमारे पास 4 वर्टिसेस होने वाले हैं, ठीक है, और सारे वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड होंगे। आपके पास क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इतना आएगा, आपको ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। बनाना आपको खुद पड़ेगा ग्राफ। तो K4 के लिए क्या होगा, स्पेनिंग ट्री ऑफ K4। K4 का मतलब ये कंप्लीट ट्री, कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। तो कंप्लीट ग्राफ के लिए 4 है, 4 वर्टिसेस ड्रॉ करने हैं और सब सारे वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट कर देना है। स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब आप ग्राफ बनाए ना तो थोड़ा क्लियर बनाना, इस तरह से नहीं है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने इस तरह से 4 वर्टिसेस ले लिए, एक को इस तरह से कनेक्ट कर रहे हो, एक को इस तरह से कनेक्ट कर रहे हो, मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइन कर रहे हो, इस तरह से मत करिएगा, ठीक है। थोड़ा अच्छा सा ट्री बनाइएगा, अच्छा सा ग्राफ बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद हमें ये तो पता चल गया इसके 16 स्पेनिंग ट्रीज आएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब स्टूडेंट्स देखो, हेयर n इक्वल्स टू 4, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 4 है। सो द नंबर ऑफ एजेस इज एनी ट्री शुड बी n-1। तो हमने बताया था कि किसी भी ट्री में अगर नंबर ऑफ एजेस फाइंड करनी है तो वो कितनी होती है, वर्टिसेस से 1 कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्टिसेस 4 है तो एज कितनी होंगी, हर ट्री में 3 होंगी, ठीक है। तो हमें सारे ऐसे स्पेनिंग ट्रीज बनाने हैं जिसमें 3 एजेस हो, ठीक है। बट हेयर नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू 6। अब जो हमने फॉर्मल स्टैंडर्ड और K4 बनाया है उसमें 6 एजेस है, मतलब हमें इस ग्राफ में से हर स्पेनिंग ट्री बनाने के लिए 3-3 एजेस को रिमूव करना होगा, ठीक है। क्योंकि ट्री में हमारे पास 3 ही एजेस रहने वाली हैं, तभी वो हमारा ट्री कहलाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही लिखा हुआ है, बट हियर नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल्स टू 6। तो टू गेट अ ट्री वी हैव टू रिमूव 3 एजेस ऑफ K4। हमारे पास जो नंबर ऑफ एजेस दे रखी है वो 6 दे रखी है, अब हमें उसे ट्री बनाना है तो हमें 3 एजेस को रिमूव करना पड़ेगा K4 में से। द 16 स्पेनिंग ट्रीज सो ऑब्टेन आर शोन बिलो। अब जो हमारे पास 16 स्पेनिंग ट्रीज आएंगे वो कैसे आएंगे, 16 तो पता चल गया ना कैसे आए 16 स्पेनिंग ट्रीज। हमने वाला फॉर्मूला लगा दिया है n टू द पावर n-2। n हमारे पास 4 है तो 4 की पावर 4-2 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ठीक है।
4 - 2 हो गया 2, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। अब देखो इसमें से हमें 3 एजेस को रिमूव करना है, और इस तरह से रिमूव करना है कि हमारे पास चारों वर्टिसेस रहने चाहिए। ठीक है, ट्री की यही कंडीशन होती है स्पैनिंग ट्री की, कि हमारे पास सारे तो वर्टिसेस हो बट वो ट्री की फॉर्म में हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो एक बार हम क्या करते हैं, हम एज हटा देते हैं, कौन सी, ये हटा दें, ये हटा दें और ये हटा दें। देखो 1 2 3 एजेस बचेंगी और वर्टिसेस हमारे पास सारे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमें सारे आइडियाज लगाने हैं। देखो यहाँ पे देखो हमने क्या करा, नीचे की 3 एजेस हटा दी, इधर से इधर साइड की 3 एजेस हटा दी, इधर से ऊपर साइड की 3 एजेस हटा दी, इधर से इस साइड की 3 एजेस हटा दी। ठीक है, 4 हमारे पास इस तरह से बन गए। अब इसमें क्या करा है, देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे हमारे पास ये वाली एज नहीं आएगी। ठीक है, इस वाली बुक में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती है, ये वाली एज नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या करा है, हमने 2 एजेस तो बीच की हटा दी है, ये वाली। ठीक है, 2 एजेस तो बीच की हटा दी है। अब एक एक करके एक साइड की एजेस और हटाते चले गए, तो उससे हमारे पास 4 और आ गए। देखो ये चारों बिल्कुल सेम है। ठीक है, बीच की दोनों एजेस हमने हटा दी इन चारों में से। ठीक है, और एक एक करके सारी एजेस एक एक करके चारों तरफ की एजेस हटाते चले गए। पहले इधर की साइड की हटा दी, फिर इधर की साइड की हटा दी, फिर ऊपर की साइड की हटा दी, फिर इधर की साइड की हटा दी। ठीक है, हमारे पास अब 8 स्पैनिंग ट्रीज बन चुके हैं। और देखो सब जितने भी हमारे पास ट्रीज आए हैं सब में चारों वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो मतलब स्पैनिंग ट्रीज ही है। अब इन्होंने क्या करा है, अब देखो इन्होंने इस तरह से करा है, एक बीच की एज हटा दी है। ठीक है, एक बीच की एज हटा दी है और 2 साइड की एज हटा दी है, तो उससे हमारे पास जेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, जेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। जेड को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से भी, मतलब सारे जो पॉसिबल ट्रीज है वो बनाने हैं। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जेड और एन की फॉर्म में हमारे पास ये 4 स्पैनिंग ट्रीज और आ गए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट के लिए क्या कर रहे हैं, देखो हमने नेक्स्ट के लिए इस टाइप से ले लिया है, एक वर्टिसेस से जितने भी एजेस जानी है उन सबको ले लिया, फिर इस वाले वर्टिसेस से जितने भी एजेस जानी है उनको ले लिया, फिर V1 से ले लिया, V2 से ले लिया, सारे इस तरह से ले लिया। अब हम काउंट करेंगे तो टोटल 16 वर्टिसेस हो चुके होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। अब अगर आपके पास किसी का भी स्पैनिंग ट्री बनाने को आ जाए तो आई होप आप बना सकते हैं। ठीक है, K4 का जाए, K5 का जाए, K6 का जाए, आपको बनाना आ गया है। उसमें सारे वर्टिसेस होने चाहिए और नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये रहा फॉर्मूला, और आप आराम से बस एजेस को थोड़ा सा हिसाब लगा के रिमूव करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स ये थोड़ा गलत सा दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे हम बाद में देखेंगे, पता नहीं किस तरह से दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से सॉल्यूशन नहीं है, हम इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, फाइंड दी मिनिमल स्पैनिंग ट्री फॉर द ग्राफ शोन बिलो। देखो हमें स्पैनिंग ट्री बनाना है, स्पैनिंग ट्री के लिए हमारे पास सारे वर्टिसेस होने चाहिए। ठीक है, और कोई भी साइकिल नहीं फॉर्म होनी चाहिए, और साथ में क्या दे दिया है, मिनिमल स्पैनिंग ट्री। मिनिमल का मतलब क्या है, हमें देखो यहाँ पे हर एजेस की डिस्टेंस दे रखे हैं कि A से C का डिस्टेंस 4 है, A से B का डिस्टेंस 2 है, B से D का डिस्टेंस 11 है, इस तरह से सबकी डिस्टेंस दे रखी है। तो मिनिमल का मतलब क्या है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है, मतलब जो भी हम ट्री बनाएंगे वो छोटे से छोटा हो, सबकी एजेस को अगर सम करेंगे तो सबसे कम ए सम आना चाहिए, तो इसका मतलब है मिनिमल स्पैनिंग ट्री। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी प्राइम एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, जिससे हम अपना मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम यही है, यूजिंग प्राइम एल्गोरिथम फाइंड द मिनिमल स्पैनिंग ट्री ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो ये तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले यही कर लेते हैं और इसे फिर स्किप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, वी शैल यूज प्राइम एल्गोरिथम टू फाइंड द रिक्वायर्ड मिनिमल स्पैनिंग ट्री। वी नोट दैट नंबर ऑफ वर्टिसेस इन दिस कनेक्टेड वेटेड ग्राफ इज 6, देयरफॉर द ट्री विल हैव 5 एजेस। ठीक है, अब हमें ट्री बनाना है, यहाँ पे 6 एजेस है, तो इसका मतलब जो हमारे पास स्पैनिंग ट्री आएगा उसमें 5 एजेस होनी चाहिए, एक कम होती है ट्री में एजेस, तो 5 एजेस होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी एजेस हमें इस ट्री में रखनी है जो मिनिमल आए। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग कर सकते हैं, हम किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी से भी, बट कोशिश ऐसी करिएगा जिसके आसपास से जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कम से कम निकलिए। देखो यहाँ पे मिनिमम, सबसे मिनिमम कौन सा दिख रहा है, 1 से हमारे पास C भी है और F भी है। ठीक है, अगर हम F लेते हैं तो एक 1 है, एक 9 है। ठीक है, तो 9 तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, अगर हम C लेते हैं तो एक 1 है, एक 4 है, तो हमारे पास C ज़्यादा बेटर ऑप्शन है सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए वर्टेक्स के लिए। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद एनी वर्टेक्स से C, तो यहाँ पे इन्होंने C से स्टार्ट कर दिया है। द नियरेस्ट नेबर ऑफ C इज F, नियरेस्ट नेबर कौन सा है, C के साथ F, जिसका डिस्टेंस कितना है 1, और C और F की कोई साइकिल नहीं बन रही। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे उसमें साइकिल नहीं बननी होनी चाहिए, तो हम एक जो एज है वो हम ले लेंगे CF, और यहाँ से हमारी कोई साइकिल नहीं बन रही है, देयरफॉर CF इज द फर्स्ट एज सेलेक्टेड। तो हमने CF पहली एज सेलेक्ट कर ली है अपने मिनिमल स्पैनिंग ट्री के लिए।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे नेक्स्ट देखेंगे, इससे नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट जो CF के आसपास कनेक्टेड हो। देखो CF से एक तो 9 कनेक्ट है, वो तो बहुत बड़ा हो गया, एक 8 कनेक्ट है, वो भी बड़ा हो गया, और एक 7 कनेक्ट है और एक 4 कनेक्ट है, तो 4 वाला मिनिमम है, तो हम 4 वाला ले लेंगे। AC एक और हमारे पास मिनिमम एज आ जाएगी। नाउ वी कंसिडर द सेट ऑफ वर्टिसेस। अब देखो हमने जब CF एज ली थी तो 2 वर्टिसेस आ गए C और F, ठीक है, और हमें वर्टिसेस ऐसे लेने हैं जिसमें सारे वर्टिसेस आए। द वर्टिस A इज द नियरेस्ट नेबर टू V। अब हमारा जो वर्टिस A है वो हमारे इस वाले वर्टिसेस से सबसे क्लोजर ये है, क्योंकि इसका डिस्टेंस 4 है, ठीक है। नियरेस्ट नेबर टू V इक्वल्स टू C, एंड द एज C, A डज नॉट फॉर्म ए साइकिल विद द मेंबर ऑफ सेट ऑफ एजेस सिलेक्टेड सो फार। तो अब जो हमने A को सिलेक्ट करा है ये हमारे पास सबसे क्लोजेस्ट है CF के अकॉर्डिंग। C और F के वर्टिसेस के आसपास अगर देखें तो सबसे क्लोज हमारे पास A है, और CAF कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इस लैंग्वेज में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझ लीजिए, अपने अकॉर्डिंग एग्जाम में लिख के आ जाइएगा अपनी जो भी लैंग्वेज वगैरह हो उसे, ठीक है। ओके उसके बाद हमने क्या करा, अब हमारे पास जो एजेस हो गई वो कौन कौन सी हो गई, एक तो CF हो गई, एक CA हो गई, ठीक है। 2 एजेस का सेट बन गया हमारे पास E। हमें कितनी चाहिए 5, क्योंकि 6 वर्टिसेस हैं, और वर्टिसेस कितने आ गए CFA 3 वर्टिसेस आ गए। वर्टिसेस 6 के 6 होने चाहिए, एज हमारे पास 5 होनी चाहिए। अब देखो CAF के पास अब कौन सी एज सबसे क्लोजर है, अब देखें तो 2 सबसे क्लोजर है, 2 ही तो सबसे छोटा एलिमेंट आ रहा है, तो हम AB एज को और इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। और AB अगर हम एज इंक्लूड कर लेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये लाइन बन जाएगी, और ये कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। ABACF यही तो 4 एलिमेंट्स हैं, और ये 3 एजेस हैं, यहाँ से हमारे पास कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रही, तो हमारे पास नेक्स्ट जो एज इसमें ऐड हो जाएगी वो AB ऐड हो जाएगी। देखो यहाँ पे AB ऐड हुई, CF CA और AB, ठीक है। और अब यहाँ पे एक वर्टिस और ऐड हो गया B, ठीक है। अब हमें 2 वर्टिस और ऐड करने हैं D और E। अब हम इन्हें किस तरह से ऐड करें, देखो B के बाद अगर हम 11 जाएँ तो 11 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सा लें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम D के लिए जाएं तो एक तो 11 से कनेक्ट हो सकते हैं B के थ्रू, और किससे कनेक्ट हो सकते हैं, एक C से कनेक्ट हो सकते हैं 8 के थ्रू। तो हमारे पास 8 ही थोड़ा मिनिमम एलिमेंट आ रहा है, तो हम 8 के थ्रू ही कनेक्ट हो जाते हैं। अगर हम 8 के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास एक और एज आ जाएगी CD, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक और ऐड कर दी जो एज है CD, ठीक है, उससे हमारे पास एक वर्टेक्स और ऐड हो गया है D, ठीक है। यहाँ पे वर्टिसेस में एक D और ऐड हो गया है, ठीक है। अब हमें एक वर्टेक्स चाहिए और एक एज चाहिए, देखो एज कितनी हो गई 4, एक एज और चाहिए और एक वर्टेक्स और चाहिए, ठीक है। तो हमें वर्टेक्स हमारे पास ये चाहिए। अब 6E जो है वो कौन से मिनिमम आ रहा है, अब देखो अगर हम D से जाएंगे E पर तो हमारे पास मिनिमम है, और हमारे पास कोई भी यहाँ से साइकिल भी नहीं बनेगी। देखो DE से कोई साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है, तो हम नेक्स्ट जो एज लेंगे वो DE ले लेंगे, और वर्टेक्स हमारे पास E आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी एज हो गई, CF CA AB और DE, ठीक है। ये हमारे पास 1 2 3 4 तो एज ये थी, और 5वीं हम कौन सी ऐड कर रहे हैं, ये DE तो हमने ऐड कर दी 1 2 3 4। यहाँ पे कोई सी एज मिसिंग है, एज यहाँ पे लिख नहीं रहेगा, ये 1 मिनट, यहाँ पे एक एज और आएगी, ये वाली यहाँ पे C, D मिसिंग हो गई है, ठीक है, रह जाती है प्रिंटिंग में, ठीक है। यहाँ पे C, D हो गए, तो हमारे पास यहाँ पे 5 एजेस हो चुके हैं, 1 2 3 4 5, और वर्टिस हमारे पास पूरे 6 के 6 हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास कोई भी ट्री नहीं बन रहा है। सिंस नंबर ऑफ एजेस इन द प्राइम ट्री इज 5 द प्रोसेस इज कंप्लीटेड। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस हमारे पास 5 हो चुकी है, इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस है कंप्लीट हो गया है। तो मिनिमम स्पेलिंग ट्री इज शोन बिलो। मिनिमम स्पेलिंग ट्री कौन सा होगा, देखो सबसे पहले एज कौन सी है, CF ये वाली थी, देखो CF ये वाली थी, हमने CF नेमिंग भी कर देते हैं, यहाँ पे नहीं दे रखी CF, ठीक है। उसके बाद कौन सी है CA, C से A, देखो C से A, ठीक है। तो A हमारे पास यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट कौन सी है, A से B, A से हमारे पास B पर जा रही है, देखो B ये रहा, ठीक है, B हमारे पास ये आ गया। उसके बाद A से B, फिर C से D जा रही है, C से D ये, ठीक है। उसके बाद D से E ये, तो ये हमारे पास मिनिमम स्पेनिंग ट्री हो गया, और यहाँ पे कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है। साइकिल कौन सी होती है, इस तरह से अगर हम स्टार्ट करें तो वो चलती रहे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, हम कहीं से भी स्टार्ट कर दें एक जगह खत्म हो जाएगी, तो वो साइकिल नहीं फॉर्म हो रही है। तो यही हमारा मिनिमम स्पेलिंग ट्री हो गया। और इसकी लेंथ कितनी होगी, देखो सारी लेंथ को सम कर दो, 1 + 4 + 2 + 8 + 6 सबको ऐड करा 21 हो गया, ठीक है। लेंथ हो गई 21। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, और बिल्कुल सेम तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करना है, ठीक है। आई होप आप कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जो एजेस सेलेक्ट करें वो उन सब एजेसों को मिलाकर वो साइकिल नहीं बननी चाहिए। और दूसरा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 है, तो हमें 4 एजेस ही सिलेक्ट करनी है, ओनली 4 एजेस, ठीक है। ओके, तो आप कर लेंगे, आई होप सो। और देखो ये जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी मिनिमम स्पेलिंग ट्री फाइंड करना है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। इसमें कितने वर्टिसेस दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 वर्टिसेस दे रखे हैं, मतलब आपको 4 एजेस सेलेक्ट करनी है। देखो यहाँ पे फाइनल में 4 एजेस ही हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो 2 डायग्राम्स हैं, ठीक है। 2 डायग्राम्स क्यों है, क्योंकि जब लास्ट वाले पे पहुंचेंगे ना आप, जब लास्ट वाली वर्टिस सेलेक्ट करेंगे तो उसमें 2 ऐसी एजेस आ रही होंगी जिसमें 2 मतलब ऐसी आ रही होंगी जो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे पहुंच रही होंगी, एक 2 इधर से एक 2 इधर से। तो हम या तो ये हमारे मिनिमम स्पेलिंग ट्री होगा या फिर ये।
दोनों का डिस्टेंस हमारे पास सेम बैठेगा, ठीक है। तो 2 आंसर आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का भी आपके पास आंसर मैंने आपको दिखा दिया, आप कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर, ठीक है। कोशिश करिएगा आप करने की, बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुकी है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसके बेसिस पर आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसमें भी आपके पास कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इस यूनिट में, ठीक है। तो हम ये कर लेते हैं। फाइंड द बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। हमें यहाँ पे बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन देनी है इस एक्सप्रेशन की, ठीक है। एंड रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन इन स्ट्रिंग फॉर्म यूजिंग प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल, और रिप्रेजेंट करनी है इस एक्सप्रेशन को स्ट्रिंग फॉर्म में, और जिसमें हम प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल वाला प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। वो सब मैं अभी बता दूंगी, पहले इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस एक्सप्रेशन को बाइनरी ट्री फॉर्म में। देखो इसमें सबसे पहले देखो एक ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है और एक ब्रैकेट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है? मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई हमारा रूट होगा इस ट्री का, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई किस किस के बीच में अप्लाई हो रही है? a माइनस बी और इसके बीच में, तो मल्टीप्लाई से हमारे पास निकलेंगे। या फिर इस तरह से ना करके आप कंफ्यूज जाएंगे, मैं आपको नोटबुक में ही करके बता देती हूँ किस तरह से करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक्सप्रेशन दे रखा है। अब हम क्या कर सकते हैं? एक काम तो ये कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई से स्टार्ट करें, या फिर हम क्या करें, हमारे पास देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं a और b, इन्हें a और b, इन्हें 2 वर्टिसेस मान लेते हैं a और b को, ठीक है। इसके बीच में कौन सा ऑपरेशन लग रहा है? माइनस का। तो यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करके यहाँ पे एक और वर्टिस मान लेते हैं जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे अंदर का ब्रैकेट कौन सा है? d और e। तो हम यहाँ पे एक और एलिमेंट 2 और वर्टिसेस मान लेते हैं, ये d है, ये हमारे पास e है। इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन लग रहा है? डिवाइड का। तो इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम जो वर्टिस है उसको मान लेते हैं डिवाइड का है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, यहाँ से हमारा c और कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये और ये, इस तरह से यहाँ पे हम कोई और मान लेते हैं c, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर आएगा, और उसके साथ अगर हम c को ऐड करें, मतलब यहाँ पे हम ऑपरेशन अप्लाई कर दें ये, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे c के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया और यहाँ पे जो रिजल्ट आया, इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को एक्सटेंड कीजिए एक जगह पर और यहाँ पे कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमारे पास हो गया स्पैनिंग ट्री, ठीक है। या फिर कहें बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन इन स्ट्रिंग फॉर्म यूजिंग प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल। प्री ऑर्डर अभी हमने जो रिप्रेजेंट करा है वो हम पीछे से लिखते हुए चले, देखो पीछे से लेते हुए चले। पहले a माइनस बी को बनाया था, इधर डी डिवाइड e को बनाया था। अब हम क्या करेंगे? प्री ऑर्डर, मतलब पहले से लेके चलेंगे। तो किस तरह से ले सकते चल सकते हैं? देखो सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ रहा है? सबसे पहले हमारे पास आ रही है मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद हम पहले इधर की साइड आ जाते हैं, तो डिवाइड है। उसके बाद a और b आ रहे हैं, ठीक है। सॉरी ये डिवाइड नहीं है, माइनस है, इसे काट देते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? माइनस। उसके बाद क्या आ रहा है? a और b आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम वापस इधर आते हैं तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? प्लस। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? c। फिर क्या आ रहा है? डिवाइड। उसके बाद क्या आ रहा है? d और e। ये हो गया हमारे पास प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब इसे हम कहते हैं प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल की फॉर्म में हमने स्ट्रिंग को लिख दिया है, ठीक है। अब हम इसे पॉलिश फॉर्म में लिखते हैं अगर हम, तो पॉलिश फॉर्म क्या होगी हमारे पास? पॉलिश फॉर्म हमारे पास ये आ जाएगी a माइनस बी मल्टीप्लाई c, यहाँ पे d डिवाइड e में हम प्लस कर दें c को और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें। ये हमारी हो गई पॉलिश फॉर्म, ठीक है। अब इसमें जो ये एलिमेंट्स है ना a, b, c, d, e, इनको कहते हैं हम ऑपरेंड्स, ठीक है। क्योंकि इनके ऊपर ही तो ऑपरेशंस हो रहे हैं हमारे पास। इन दोनों में माइनस हो रहा है, इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है, इन्हें कहते हैं हम ऑपरेंड्स। और ये जो माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और ये जो प्लस है, इनको कहते हैं हम ऑपरेशंस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये ट्री बनाना भी आ गया होगा। और यहाँ पे बस यही सब लैंग्वेज लिखी हुई है कि हमने प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल किस तरह से लिखा है, और ये पॉलिश फॉर्म होती है, प्रीफिक्स फॉर्म कह सकते हैं या फिर पॉलिश फॉर्म कह सकते हैं, और इसे इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जो हमारे पास एक्चुअल में एक्सप्रेशन दे रखा है ऊपर। ये रहा एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमने ये लिखा है ABC वगैरह जो ये ऑपरेंड्स है, और ये जो ऑपरेशन है इन्हें ऑपरेटर्स बोलते हैं। और क्या है? बस यही है, वी ऑब्जर्व दैट इन पॉलिश फॉर्म द ऑपरेंड्स फॉलो द ऑपरेटर। जो ऑपरेंड्स जैसे A है उसने फॉलो किसको करा? ऑपरेटर को, फिर ऑपरेंड आ गया, फिर ऑपरेटर आ गया, ठीक है। तो बस ये सब चीज़ लिखी हुई है। आई होप आपको ये सब तो आ गया होगा फिर समझ में। और आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।